नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रुद्र तत्व एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो में मेष लग्न के ऊपर जितने भी ग्रहों के फल होते हैं उनकी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। एक एक घर को हम देखेंगे, एक एक घर के जो राशि के मालिक है उसका मेष लग्न कुंडली पर क्या असर पड़ेगा उसकी बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि आपको देव की टीम और दानव की टीम पता होना जरूरी है, जिससे कि आप योग कारक और मारक ग्रह को अलग कर पाएं, जिससे आप ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वो ग्रह आपको अच्छे परिणाम देगा या बुरे परिणाम देगा। ये सारी राशियां मैंने यहाँ पे लिखी है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। ये सारी 12 राशियां हैं जिनके अलग अलग ग्रह जो है उनके मालिक हैं। और यहाँ पे कर्क और सिंह जो है वो चंद्रमा और सूर्य देवता है जिनकी एक ही राशि, बाकी सब जो है वो दो दो राशि है हर एक ग्रह की। ठीक है। तो देव जो ग्रह है वो उसमें आ जाते हैं गुरु सूर्य चंद्र मंगल। दानवों में आ जाते हैं शुक्र शनि राहु और केतु। और बुध देवता की गुरु सूर्य शुक्र शनि राहु केतु से मित्रता है। बुध देवता की चंद्र और देवता और मंगल देवता से शत्रुता है। देवता आपस में मित्र है, दानव आपस में मित्र है। ठीक है। बुध देवता की सबसे बनती है इन दोनों के अलावा, ये बात आपको याद रखनी है। तो इससे आप हर कुंडली के अंदर योग कारक और मारक ग्रह निकाल पाओगे। अब बात करते हैं मेष लग्न कुंडली में मंगल देवता के फल। मंगल देवता को यहाँ पर पहला घर मिला है और 8वां घर मिला है। ठीक है। तो मेष लग्न कुंडली में मंगल देवता पहले घर के स्वामी है, 8वें घर के स्वामी है। और यहाँ पे सबसे पहले योग कारक ग्रह मंगल देवता हो जाते हैं क्योंकि वो लग्नेश है, वो इस कुंडली के मालिक है। ठीक है। अगर मंगल देवता 3 4 6 8 12 में बैठ जाए तो वो मारक गिने जाएंगे, वो बुरे परिणाम आपको देंगे। 4 नंबर राशि में मंगल देवता नीच के हो जाते हैं, इसलिए वजह से मैंने आपको बोला कि चौथे नंबर की राशि में मंगल देवता बैठते हैं तो नीच के हो जाएंगे, तो बुरे परिणाम देंगे। ठीक है। 3 4 6 8 12 इसमें मंगल देवता नहीं होनी चाहिए। और 1 2 5 7 9 10 और 11 इसके अंदर अगर मंगल देवता बैठते हैं तो अपनी क्षमता अनुसार उनकी दशा अंतरदशा में अच्छे परिणाम देंगे, वो योग कारक आपके लिए माने जाएंगे। और अगर मंगल देवता इन घरों में बैठे हैं 1 2 5 7 10 9 11, तो इसमें अगर उनकी डिग्री कमजोर है तो उनका रत्न धारण किया जा सकता है जो कि है मूंगा। ठीक है। और मंगल देवता अगर उदय अवस्था में 3 4 6 8 12 में बैठ जाए तो उनका दान करके उनकी अशुभता को कम किया जा सकता है। ये एक उपाय है मंगल देवता के लिए। इन घरों में बैठ जाए तो उनका दान करके कि उनका मतलब उनकी एनर्जी को हम कम कर सकते हैं। दान करने से क्या होता है, उस ग्रह की एनर्जी को हम दान करते हैं तो उस ग्रह की जो बुरी एनर्जी हम पे अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है। अब इस लग्न कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग मंगल देवता नहीं बना सकते, क्योंकि मंगल देवता अगर खुद 6 8 12 में बैठ जाएंगे तो वो विपरीत राजयोग की परिस्थिति में आएंगे, लेकिन उनका खुद का शुभ होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर 6 8 12 में बैठ जाते हैं तो वो अशुभ माने जाएंगे, और लग्नेश खुद अगर बली नहीं है, अशुभ है, तो वो योग कारक कैसे माना जाएगा, तो वो विपरीत राजयोग में कैसे आएगा। योग कारक होना जरूरी है ग्रह का, जो लग्न है उसका योग कारक होना जरूरी है, पॉजिटिव होना जरूरी है अगर कोई विपरीत राजयोग की परिस्थिति बनती है तो। ये हो गया हमारा पहला ग्रह मंगल देवता इस कुंडली का डन। दूसरे घर की हम बढ़ते हैं, दूसरे घर की ओर। अब मंगल देवता जो है उसके बाद आ जाते हैं शुक्र देवता। यहाँ पे मेष लग्न कुंडली में शुक्र देवता के क्या फल होंगे। अब मेष लग्न कुंडली के अंदर दूसरे तथा 7वें घर के मालिक हैं शुक्र देवता। ठीक है। अष्टम से अष्टम थ्योरी हम लगाएंगे तो इस कुंडली के अंदर शुक्र देवता जो है मारक ग्रह बनते हैं। अब इस लग्न कुंडली में मारक ग्रह होने के कारण शुक्र देवता किसी भी भाव में पड़े हो वो अपनी क्षमता अनुसार अशुभ फल ही देंगे। और अगर शुक्र देवता 2 और 7वें नंबर घर में पड़े, मतलब खुद की राशि में अगर वो बैठ जाएं तो वो शुभ फल देंगे अपने भावों के लिए केवल। ठीक है। इसके अलावा इस लग्न कुंडली में शुक्र देवता का जो रत्न है उपल, वो कभी भी आपको धारण नहीं करना है, क्योंकि शुक्र देवता इस कुंडली के मारक ग्रह है। और मेष लग्न वाले जो लोग हैं उनकी जीवन में शुक्र देवता की दशा अंतरदशा में उन्हें हमेशा बुरे परिणाम ही मिलेंगे, क्योंकि वो मारक ग्रह है। ये हो गए हमारे दूसरे ग्रह शुक्र देवता डन। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे घर की तरफ, जिसमें आ जाते हैं यहाँ पे बुध देवता। बुध देवता को यहाँ पे मिला है तीसरा घर और छठा घर। तो बुध देवता इस कुंडली के अंदर मारक ग्रह गिने जाएंगे क्योंकि उन्हें एक बुरा घर मिला है। और तीसरा घर भी भाग दौड़ और मेहनत का, ये लग्नेश के शत्रु भी है वो। और इस लग्न कुंडली के अंदर बुध देवता अतिक मारक ग्रह है, और इसी वजह से वो किसी भी भाव में बैठेंगे तो वो बुरे परिणाम ही देंगे। और बुध देवता अगर 6 8 या 12 में बैठ जाएं तो वो विपरीत राज्यों की परिस्थिति में आ जाएंगे। लेकिन उस परिस्थिति के अंदर लग्नेश अच्छे घर में होना जरूरी है और उसका बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर लग्नेश किसी बुरे घर में बैठ गया और बुध देवता भी बुरे घर में बैठे हैं तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। अगर आप ये मेष लग्न ही कुंडली तो आपको बुध देवता का रत्न जो पन्ना कभी भी धारण नहीं करना है। ठीक है।
इस कुंडली के अंदर बुध देवता हमेशा मारक ही रहेंगे, अनलेस अनटिल वो विपरीत राज्यों की परिस्थिति ना बनाए। ये हो गया हमारे बुध देवता। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे चौथे घर की तरफ। चौथे घर में आ जाते हैं यहाँ पे चंद्र देवता, जिनको यहाँ पे सुख सुविधा का घर मिला है। चंद्र देवता यहाँ पे लग्नेश के मित्र है, वो अच्छे घर में बैठे हैं तो वो योग कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। और 3, 6, 8, 12 में चंद्र देवता हो तो वो बुरे परिणाम देंगे। ठीक है। अस्त अवस्था में अगर चंद्र देवता इस कुंडली में हो 3, 6, 8, 12 के अलावा, तो उनका रत्न धारण किया जा सकता है, मोती, जिससे जो इंसान है उसके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि सुख सुविधा के मालिक चंद्र देवता है। और अगर चंद्र देवता यहाँ पे 3, 6, 8, 12 में उदय अवस्था में हो तो उनका दान करके उनकी मारकता को कम किया जा सकता है, क्योंकि वो मारक ग्रह बन जाएंगे इस केस में। और इसके अलावा 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 में वो अच्छे फल देंगे। ठीक है, अपनी दशा अंतर दशा में अपनी क्षमता अनुसार अच्छे फल देने वाले हैं चंद्र देवता। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे सूर्य देवता की तरफ। सूर्य देवता को यहाँ पे मिला है 5वां घर। ठीक है, सूर्य देवता इस कुंडली के योग कारक ग्रह बनेंगे, क्योंकि उन्हें त्रिकोण स्थान मिला है, लग्नेश के मित्र है। अब तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर में सूर्य देवता जो है वो अशुभ फल देंगे। और इसके अलावा अगर सूर्य देवता 7वें घर में भी बैठ गए तो भी अशुभ फल देंगे, क्योंकि सूर्य देवता 7वीं राशि के अंदर, 7वें नंबर की राशि के अंदर नीच के हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका दान करके 3, 6, 7, 8 और 12 घर में अगर सूर्य देवता बैठे हो मेष लग्न में, तो उनका दान करके सूर्य देवता का हम उनके मारक तत्व को कम कर सकते हैं, मार्केत्व को कम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर शुभ घरों में सूर्य देवता पड़े हैं और उनका बल कम है, तो उनका बलहीन होने के वजह से हम उनका रत्न धारण कर सकते हैं, अगर वो शुभ घर में हो तो। सूर्य देवता का रत्न इस कुंडली के अंदर, मेष लग्न कुंडली में धारण किया जा सकता है, फिर वो अच्छे फल आपको देने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी पावर बढ़ जाएगी उनका रत्न धारण करने से। उनका रत्न है माणक। माणक आप धारण कर सकते हैं, माणिक्य जिसे हम बोलते हैं, रूबी रेड कलर का आता है, वो आप धारण कर सकते हैं अगर सूर्य देवता अच्छे घर में बैठे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें घर में सूर्य देवता बैठे हों तो वो शुभ फल देंगे अपनी दशा अंतरदशा के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे बृहस्पति देवता की तरफ। बृहस्पति देवता इस लग्न कुंडली के अंदर 9वें तथा 12वें घर के मालिक हैं, और इसी वजह से वो भाग्य स्थान के मालिक हुए, तो वो भाग्येश हो गए। और योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो लग्नेश के मित्र भी है, त्रिकोण स्थान भी मिला है उन्हें। और बृहस्पति देवता अगर इस लग्न कुंडली के अंदर 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं तो वो अशुभ फल देंगे। इन घरों में पड़े होने के कारण बृहस्पति देवता का दान करके उनकी अशुभता को दूर किया जा सकता है। और अगर बृहस्पति देवता 10वें घर के अंदर बैठ जाए तो वो नीच के हो जाएंगे। तो 3, 6, 8, 12 और 10वें घर में अगर बृहस्पति देवता दिखे आपको तो अशुभ फल देंगे, लेकिन 6, 8, 12 में अगर बैठे हो तो वो आ जाएंगे विपरीत राज्यों की परिस्थिति में। लेकिन इसके लिए मंगल देवता जो लग्नेश है उनका शुभ होना बहुत ज़रूरी है। अगर मंगल देवता बुरे घर में बैठे हैं तो विपरीत राज्यों को नहीं बनेगा, तो फिर आपको बृहस्पति देवता का उपाय करना जरूरी, उनका दान करके आप उनकी जो मारकता है उसको कम कर सकते हो। और अगर बृहस्पति देवता अच्छे घर में बैठे हैं और फिर वो अस्त हो गए या फिर वो बलहीन है, तो उनका रत्न जो है पुखराज वो आप धारण कर सकते हैं, और फिर उनके बल को आप बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको उनकी दशा अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट मिले। तो बृहस्पति देवता इस कुंडली के अंदर पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव के अंदर विराजमान हो जाएंगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे उनकी दशा अंतरदशा में। 10वें भाव में नीच के हो जाते हैं, मैंने आपको बताया। अब शनि देवता इस लग्न कुंडली के अंदर समग्रह की लिस्ट में आएंगे, क्योंकि उनको 2 बढ़िया घर मिल गए, एक केंद्र का स्थान मिल गया है, एक 11वां घर मिल गया लक्ष्मी स्थान। तो अपनी स्थिति के अनुसार शनि देवता इस कुंडली के अंदर अच्छे या बुरे फल देंगे। दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें घर में अगर शनि देवता बैठे हैं उस कुंडली के अंदर तो वो अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देंगे, वो योग कारक माने जाएंगे। अगर पहले घर में अगर शनि देवता बैठ जाए तो वो नीच के हो जाएंगे, तो वो शनि देवता फिर देंगे आपको बुरे फल, आपके लग्नेश को खराब कर देंगे। और पहले के साथ में तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर में भी अगर बैठ गए तो भी शनि देवता इस कुंडली के अंदर मारक गिने जाएंगे, क्योंकि वो पहले ही सम ग्रह है और बुरे घर में बैठने वाला कोई सा भी ग्रह बुरे फल ही देता है हमेशा। अच्छे घर में अगर शनि देवता सूर्य देवता के साथ में अस्त हो जाए या फिर बलहीन हो जाए तो उनका रत्न धारण किया जा सकता है नीलम, अगर वो अच्छे घर में बैठे हो तो। बुरे घर में बैठे हो तो रत्न धारण करना ही नहीं है, क्योंकि वो सम ग्रह है, और उसके साथ में अच्छे घर में बैठे हो तो ही आपको कंसिडर करना उनका रत्न, जो कि है नीलम। ठीक है, इस कुंडली के अंदर अब 2 ग्रह बसते हैं, राहु और केतु। अब देखो, राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, अपने मित्र की राशि में अगर राहु बैठा है तो वो शुभ फल देगा।
ठीक है। अगर मित्र की राशि में नहीं है, वो किसी शत्रु की राशि में, तो फिर वो उस घर को खराब करेगा, उस लग्न कुंडली के अंदर उस घर के हिसाब से बुरे परिणाम देने लग जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सेम केतु का भी सेम ही है। और राहु और केतु अगर 6 8 12 में बैठ जाएं तो आपको हमेशा बुरे परिणाम देंगे, भले ही वो उनकी मित्र की राशि हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये सिंपल सा आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर जितने भी ग्रह हैं उनके किस प्रकार से फल आपको मिलेंगे। अब कोई सा भी ग्रह मेष लग्न की कुंडली में कहीं भी बैठा हो तो आप ये बता दोगे कि ये अच्छे परिणाम देगा या बुरे परिणाम देगा। ये आपके इस घर को खराब करेगा तो आपके जीवन में कौन से फील्ड के अंदर, कौन से लाइफ के एस्पेक्ट में आपको प्रॉब्लम्स आएगी, ये आप पिन पॉइंट कर पाओगे, ये आप बता पाओगे एक्यूरेटली। क्योंकि अब आपको कुंडली देखना आ गया है। अगर आप इस वीडियो तक आ चुके हैं तो आपको कुंडली देखना आ गया है, इस बात से निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि आपने यहाँ तक अगर मेरी वीडियोस देखी है शुरू से पार्ट 1 से लेकर के, तो आप अब कुंडली देखना सीख चुके हैं। अब दशा, अंतरदशा और उसके अलावा जो और बारीकी डिटेल्स है वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ में और डिटेल्ड वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।